नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा जूठन, इस पर चर्चा करेंगे। यह आत्मकथा उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग इस वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, अर्थात इस वीडियो में हम लोग इस आत्मकथा से संबंधित किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इस आत्मकथा का सारांश या इसके अंतर वस्तु को समझ लेंगे। उसके साथ ही इस आत्मकथा के आधार पर जो लेखक है उनका चरित्र विश्लेषण करेंगे। साथ ही किस तरह की परिवेश रचना उन्होंने इस आत्मकथा में किया है उस पर चर्चा करेंगे। उनका संरचना शिल्प को जानेंगे, अर्थात मुख्य रूप से उन्होंने कैसे भाषा और कैसे शैली का उपयोग किया है इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में ये जो आत्मकथा है इसका शीर्षक किस प्रकार सटीक है या नहीं है इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में इसके प्रतिपाद्य को जानेंगे, अर्थात ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस आत्मकथा को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है। तो ये सारा टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सभी टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस आत्मकथा का सारांश। इस आत्मकथा में वर्णित गांव उस समय के भारतीय गांव की स्थिति को स्पष्ट करता है, अर्थात जिस समय लेखक इस आत्मकथा को लिखे थे। ये सारे गांव वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे। नीची समझी जाने वाली जातियों के घर ऊंची समझी जाने वाली जातियों के घर से अलग बसे होते थे। नीची जातियों की बहुत ही गंदी बस्तियां होती थी। उसके बाद लेखक ने ऊंची जाति विशेषकर त्यागियों के बुरे व्यवहार की चर्चा भी की है कि वे जिन प्रकार गाली गलौज के साथ नीची जाति के लोगों को प्रताड़ित करते थे, इस बारे में इन्होंने इस आत्मकथा में वर्णन किया है। उन्होंने बचपन में इन समस्याओं को झेला है, इसीलिए वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनकी ज़िंदगी कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी से भी बदतर बना दी गई थी। नीची जातियों के स्पर्श को भी पाप समझा जाता था, अर्थात ऊंची जाति के लोग बहुत ज़्यादा मनमर्जी करते थे। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अछूतों के लिए स्कूलों की व्यवस्था भी की गई, परंतु वहाँ भी अध्यापकों द्वारा ऊंची और नीची जाति के बीच भेदभाव किया जाता था। लेखक को भी बड़ी मुश्किल से एक सरकारी स्कूल में प्रवेश मिला था, परंतु वहाँ के हेडमास्टर कलीराम भी लेखक को पढ़ने के बजाय स्कूल की सफाई का काम सौंप देते थे। और जब लेखक के पिता ने इसका विरोध किया तो उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। अर्थात पढ़ना इतना ज़्यादा कठिन था, लेकिन ये बहुत ही साहसी थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जो किसी तरह से अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया और आगे जाकर ऊंची योग्यता हासिल की और सरकारी नौकरी प्राप्त की। अपने पिता के प्रोत्साहनपूर्ण साहस के कारण वो अनेक यातनाओं को सहकर भी 5वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। नीची जातियों द्वारा अधिक से अधिक काम कराना और उसके बदले में ऊंची जातियों द्वारा उन्हें सताए जाने को लेखक ने बेहद हृदयस्पर्शी तरीके से व्यक्त किया है। अपनी आत्मकथा में जूठन शब्द की व्याख्या करते हुए वे बताते हैं कि जूठन कैसे एक अमानवीय प्रथा बन गई थी। शादी विवाह के अवसरों पर मेहमानों द्वारा खाना खाने के बाद जूठी पत्तलों को दरवाजे के बाहर टोकरे लेकर बैठे दलितों को दे दिया जाता था, जिन्हें वे घर ले जाकर कुछ जूठन तो खा लेते थे और बची हुई जूठन को भविष्य के लिए सुखाकर सुरक्षित करके रख लेते थे। इस प्रसंग का जिक्र करते हुए लेखक ने बताया कि उसकी मां ने भी सुखदेव सिंह की लड़की की शादी में 15 दिन तक कार्य किया और विवाह के उपरांत जब उसने अपने बच्चों के लिए खाने की पत्तल की मांग की तो सुखदेव सिंह उसे गाली गलौज कर चलता होने को कहा, परंतु लेखक की मां ने हिम्मत नहीं हारी और बड़े साहस से चौधरी का विरोध किया और उसके बाद
लेखक के परिवार ने फिर कभी जूठन नहीं खाई। अंत में लेखक बताता है कि जब वो उच्च पद पा जाता है, जब उसको बड़ा नौकरी मिल जाता है, तो 25-30 साल बाद वही सुखदेव सिंह अपने पोते के किसी इंटरव्यू के सिलसिले में उसके घर आता है। अर्थात ये शहर में जाके रहता है और सुखदेव सिंह का पोता का कोई इंटरव्यू वहाँ पे होना होता है। तो फिर वहीं पे जाके, इसी का घर में जाके वो लोग पहुँच जाता है और वहाँ पे फिर सम्मानपूर्वक भोजन करता है। इस प्रकार लेखक ने पूरी आत्मकथा में अपने विद्यार्थी जीवन के अंशों का उल्लेख किया है। अब हम लोग इसके अंतर वस्तु को भी थोड़ा समझ लेते हैं। इस आत्मकथा की अंतर वस्तु की मुख्य विशेषता है दलित वर्ग या अछूत वर्ग के उत्पीड़न की कहानी को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना। इसमें लेखक अपने जीवन के माध्यम से दलित जीवन की व्यवस्था, उनके ऊपर सवर्णों द्वारा हो रहे अत्याचार, ब्राह्मणवाद आदि सामाजिक विषमता के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। उसने खुलकर अछूत और दलित जीवन की बुराइयों को भी उजागर करने का प्रयत्न किया है। लेखक के अनुसार अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की बहुत हद तक दलित वर्ग स्वयं भी जिम्मेदार है। भूत प्रेत, देवी देवता, झाड़ फूंक, ओझा भगत, कर्मफल, भाग्य के प्रति गहरी आस्था, कई ऐसी बुराइयां दलित समाज में फैली हुई है और इनके कारण ही ये वर्ग सदा उपेक्षित, शोषित और उत्पीड़ित रहा है। अब हम लोग चरित्र विश्लेषण इसको देख लेंगे। जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। वे साहसी, कर्मनिष्ठ, परिश्रमशील, जुझारू और मनुष्यता को गुणों से भरपूर हैं। उन्हें जीवन में अनेक यातनाएं सहनी पड़ी, फिर भी उन्होंने कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। अपने जीवन में सम्मानित पद को पाने के बाद भी उन्होंने मनुष्यता को नहीं छोड़ा। इस आत्मकथा में वे केवल एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि सामाजिक विषमताओं का विरोध करने वाले के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने उच्च और निम्न जातियों के बीच चलने वाले संघर्ष में निम्न जातियों का पक्ष लेकर अपने चरित्र के माध्यम से उनके जीवन की विडंबनाओं को चित्रित किया है। अब इस आत्मकथा के परिवेश की बात करते हैं। इस आत्मकथा में लेखक ने स्वाधीनता के 8 वर्षों के बाद की भारतीय जातीय व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। आत्मकथा में प्रयुक्त घटनाएं लगभग 1955-56 साल की है, अर्थात आज़ादी के 7-8 वर्षों के बाद का घटना है। भारतीय समाज व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से विघटित होते होते जाति व्यवस्था में बदल गई। पहले तो हम लोग 4 वर्ण की बात करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन बाद में ये वर्ण व्यवस्था विघटित होते होते कई जातियों में बदल गई। पहले सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर थी, किसी को किसी से कम नहीं आंका जाता था, वे एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे यह जातिगत तंत्र इतना कठोर हो गया कि ऊंची और नीची जातियों के बीच कभी न भर सकने वाली खाई बनती चली गई। उच्च जातियों के घर अलग जगह पर होते थे और नीची जातियों के अलग। जाति व्यवस्था के नियमों का पालन दलितों के लिए आवश्यक बना दिया गया और इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान था। अर्थात कोई साहस ही नहीं करता था कि ये बनाई गई जो व्यवस्था है इसको तोड़ा जाए। गांधी जी ने दलितों को समाज की नज़र में ऊंचा उठाने के लिए इन्हें हरिजन का नाम दिया, लेकिन दलितों ने भी इसी शब्द का विरोध किया क्योंकि सवर्णों ने हरिजन शब्द का प्रयोग अवैध संतान के रूप में किया। अतः यह स्थिति दलितों के लिए और भी घृणास्पद बन गई, अर्थात ये नाम भी उन लोगों को स्वीकार नहीं हुआ। सवर्णों द्वारा इन्हें सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक हो। सवर्णों के अत्याचार और झूठे हिंदूपन से मुक्त होने के लिए उन्होंने कई बार धर्मांतरण भी किया।
परंतु इनकी स्थिति नहीं सुधरी, अतः गांव में इनका शोषण चलता ही रहा। ओम प्रकाश वाल्मीकि भी एक दलित जाति से संबंधित थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जाति के ऊपर होने वाले अत्याचारों को बड़े ही मार्मिक ढंग से अपनी आत्मकथा में व्यक्त किया है। अब हम लोग इनके रचना के संरचना शिल्प को समझ लेते हैं। संरचना शिल्प में हम लोग मुख्यतः भाषा और शैली, इस पर चर्चा कर लेंगे। तो जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अधिकांश खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। गांव के वातावरण से पाठक वर्ग का आत्मीय संबंध जोड़ने के लिए उन्होंने तगा, बगड़ आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। लेखक ने भाषा निर्धारित करते समय वातावरण, परिवेश और पात्रानुकूलता का पूरा ध्यान रखा है, अर्थात कैसे पात्र द्वारा उस भाषा को बोला जा रहा है। गांव की ठेठ बोली के कारण गांव का वातावरण जीवंत हो उठा है। अगर शैली की बात करें तो आत्मकथा में लेखक ने मूलतः वर्णनात्मक शैली का ही प्रयोग किया है, परंतु नीरस विवरणों से बचने के लिए उन्होंने गंभीर प्रश्नों में विवेचन, विश्लेषण और भावपूर्ण प्रसंगों में भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। इससे आत्मकथा में और अधिक रोचकता का समावेश हो जाता है। अब हम लोगों के पास लास्ट 2 टॉपिक बचा है, शीर्षक और प्रतिपाद्य। तो जूठन आत्मकथा में एक अमानवीय सामाजिक चलन को प्रस्तुत किया गया है, अर्थात ये जूठन के जो परंपरा है इसका वर्णन किया गया है। यह शीर्षक इस तथ्य को भी बताता है कि निम्न वर्ग उच्च वर्ग के लिए जूठन के समान था, जिसे बेकार समझा जाता था। यह शीर्षक आत्मकथा के प्रतिपाद्य को भी अत्यंत कलात्मक ढंग से संकेतित करता है। इसके साथ ही दलित समुदाय की पहचान के संकेत को भी रेखांकित करता है। अब प्रतिपाद्य को जान लेते हैं। प्रतिपाद्य में हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि लेखक इस रचना को किस उद्देश्य से प्रेरित होकर लिखा है, अर्थात लेखक का क्या संदेश है, ये हम लोग देखेंगे प्रतिपाद्य में। इस आत्मकथा का मुख्य प्रतिपाद्य है दलित वर्ग की विडंबनाओं को प्रतिपादित करना। लेखक इस आत्मकथा के माध्यम से दलित समुदाय की मुक्ति का प्रयास करते हैं। इसके लिए लेखक ने जगह जगह जाति पर आधारित समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तथा धनी वर्ग की मानसिकता का तीखा विरोध किया है, लेकिन अछूतों के बीच फैले अज्ञानता के अंधकार को, अंधविश्वास, रूढ़िवाद को भी चित्रित किया है। वो अछूतों की जागृति की अनिवार्यता को भी रेखांकित करते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।